यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा लोग। चलो बेटा शुरू करना है। यस बेटा, आज बच्चों अपना चैप्टर नंबर 12 बेटा खत्म हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 के पास एग्जाम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आज ये दोनों पार्ट में खत्म करना है, ठीक है। चलो सब रेडी है? चलो क्या बात है, शानदार। ओके अब देखो बेटा जी, अब देखो बच्चों, बट हम लोग चैप्टर नंबर 12 बेटा पढ़ रहे थे। मुझे बताओ चैप्टर नंबर 12 किसके बारे में? बेसिकली एएस के बारे में, इंडेस के बारे में। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 12 बेसिकली क्या बता रहा है? अपने इंडिया ने हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल मतलब आईएफआरएस से कैसे मैच किया, कब मैच किया, इन सबकी जानकारी बेटा कौन बताएगा? चैप्टर नंबर 12 बता रहा है। चैप्टर बेटा 12 में हमने कुछ हिस्ट्री बेटा पढ़ी थी, कुछ याद आ रहा है क्या? ओके थोड़ा बहुत याद है पक्का। अब बेटा वो हिस्ट्री में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा बेटा जी, राइट ना। बेसिक बता रहा हूँ। मेन बेटा इन डेज पे जाने के लिए शुरुआत हुई थी 2011 में हुई थी। 2011 में क्या था? नाकास ने आईसीआई के साथ मिलकर 35 इंडेस इश्यू किए थे, बट इंप्लीमेंट करने के लिए आईसीआई ने रोड मैप कब बनाया? 2014 में। उसके लिए उन्होंने क्या किया? इंडेस रूल 2015 पास किया। इंडेस रूल 2015 को 4 बार अमेंड किया गया, 16 में, 17 में, 18 में और 19 में। सबसे पहले इंडेस कब से एप्लीकेबल किए गए? 1 अप्रैल 2016 से। पहले किसके लिए? बड़े कंपनी, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड, जिनका टर्नओवर 500 CR के ऊपर है। बाद में फिर मीडियम कंपनी, लिस्टेड जिनका टर्नओवर 500 CR के नीचे, और अनलिस्टेड 250 से लेकर 500, उनके लिए कब से? 1 अप्रैल 2017। फिर पिक्चर बेटा कौन आ गया? एनबीएफसी 1 अप्रैल 2018 से। पहले कौन सी? बड़ी एनबीएफसी। और बड़े बेटा एनबीएफसी के साथ में कौन कौन आया? बैंक भी याद है क्या? बैंकिंग वाले भी आए और इंश्योर। बैंकिंग में कौन? कमर्शियल शेड्यूल बैंक और इंश्योरेंस, याद है क्या? और फिर 1 अप्रैल 2019 में क्या? छोटे एनबीएफसी। कुछ याद आ रहा है क्या? इस तरह से बच्चों हमने इंड एएस तक का जर्नी में तय किया था। इसमें एक बात थी, अगर कोई कंपनी इंड एएस के दायरे में आती है, भले कंपल्सरी या फिर वॉलेंट्री, वंस यू स्टार्ट यूजिंग इंड एएस आप पीछे हट नहीं सकते। आपको इंड एएस को कंप्लाई करना ही पड़ेगा, भले आप लिमिट में रहो या फिर ना रहो, ठीक है। चलो तो बच्चों इसके बच्चों हमने कुछ नाम भी हमने लिखे थे। मैंने कल बच्चों एक ट्रिक बेटा बताया था। आईएफआरएस और इंड एएस का लिस्ट ऑलमोस्ट क्या है? सेम है, बस आईएफआरएस का नंबरिंग क्या था? 1 2 3 4। जो आईएफआरएस 1 है वो इंड एएस में 101 है, जो आईएफआरएस 2 है इंड एएस में 102 है। आईएफआरएस 1 कौन था? फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस। इंड एएस 101 कौन है? फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड एएस। आईएफआरएस 2 कौन था? शेयर बेस्ड पेमेंट, वो इंड एएस में कौन था? 102। हमने कुछ बच्चों मेन भी याद किए थे, कुछ याद आ रहा है बेटा जी आपको? ओके इन सबके बच्चों मेन बच्चों नाम हमने कल याद किए थे। अब बच्चों इसमें देखो मैंने कल आपको बताया था, ये जो सबके जो नाम तो बच्चों दिए राइट ना, लेकिन बेटा इसके अलावा ना बेटा इसके डिटेल में आपको जानने की बिल्कुल जरूर बेटा नहीं है, क्योंकि यार वो पढ़ नहीं सकते आप लोग, राइट ना। बस वो नाम आपको देखने पड़ेंगे। बाकी जब मैं एग्जाम क्वेश्चन कराऊंगा, देखो बच्चों एग्जाम में ना 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं, पर कुछ क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन, इंड एएस 101 कौन है, इंड एएस 12 कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, वहां पे याद करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन में क्या आता है, इंड एएस 101 ने क्या बताया था, मतलब उसमें कुछ की पॉइंट रहेंगे, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू बेटा उस एएस का डिस्कशन करूंगा, ठीक है, तब मैं बता दूंगा बेटा जी। बाकी उसके अलावा ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं के बदले भी पढ़ोगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे और मैं भी पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। चलो बेटा जी अब बच्चे देखो, ये सारे बच्चे इंड एएस का लिस्ट तो बेटा जी दिए राइट ना, इसको बस एक गो थ्रू कर लो बच्चों। मेन बेटा अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा इस चैप्टर में, अभी नेक्स्ट अभी दिए, देखो यार अभी बेटा हमारे पास 3 चीजें हो चुकी है, एएस, इंड एएस और आईएफआरएस। इंडिया में कौन था? इंडिया में पहले कौन था? एएस। बाद में क्या हो गया? इंड एएस। और प्रदेश में क्या है? आईएफआरएस। पक्का इंडिया में पहले क्या था? आपको याद होगा मैंने चैप्टर नंबर 10 में आपको बताया था, हमारे जो एएस है, एएस का मैंने और एक नाम बताया था, इंड गैप, याद है क्या? जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, याद है बेटा जी?
इंड गैप। तो मैंने बोला जब भी मैं एएस की बात, एएस का मतलब क्या है, इंड गैप। तो बेटा जी अब हम देखने वाले कंपैरिजन बिटवीन एएस, आईएफआरएस और इंड एएस। तो यहां पे बेटा कंपेयर टाइम पे मैं एएस के बदले शब्द यूज करूंगा गैप। गैप मतलब इंड गैप। मैं जब भी बोलूंगा गैप, बेटा गैप का बेटा मतलब क्या होगा, एएस। ओके तो बच्चों क्या देख, कितनी बातें कंपेयर करनी है, 3, एएस, इंड एएस और आईएफआरएस। बस एएस का जिक्र मैं क्या बोल करूंगा, गैप। गैप मतलब एएस, एएस मतलब नया है पुराना, पुराना कौन है, एएस या फिर गैप, नया कौन है, इंड एएस, प्रदेश में कौन है, आईएफआरएस। क्लियर है क्या बच्चों, पक्का। बफर नहीं हो रहा ना इतना, अरे तो बेसिक था, लोड मत लो, इतना चलता रहता है। ठीक है चलो बेटा अभी देखो बच्चों बेटा कंपैरिजन। अब बेटा बोलू क्या, एक्चुअल बेटा बोलू क्या, ये इंड गैप, आईएफआरएस और इंड एएस का बच्चों आपके मॉड्यूल में ना बहुत सारे एएस के लिए कंपैरिजन किया। मतलब देखो एएस 1 का, एएस 1 में क्या बोला था, आईएफआरएस में क्या बोला था, इंड एएस में क्या बोला है, फिर ये एएस का कैश फ्लो का एएस में क्या बोला है, कैश फ्लो का इंड एएस में क्या बोला है, आईएफआरएस। बेटा उतना अपन पढ़ नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा याद रखना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ बच्चों मेन बेटा डिफरेंस बता दूंगा, उतना बस आप याद कीजिए। ठीक है सबसे पहला बच्चों देखो, सबसे पहले हम देखने वाले कंपैरिजन बिटवीन द इंड एएस एंड एग्जिस्टिंग द इंडियन गैप। पहले हम लोग डिफरेंस कंपेयर करेंगे इंड एएस 1 एंड एग्जिस्टिंग इंडियन गैप। मतलब एग्जिस्टिंग एएस 1, एग्जिस्टिंग मतलब पहले का जो एएस 1 था और नया इंड एएस 1 है। यार बेटा मुझे बताओ पहले का जो एएस 1 कौन था, कुछ याद है एएस 1 कौन था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। पर एएस 1 कौन था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब मैं क्या रखना है, पुराना एएस 1 और नए इंड एएस 1 में क्या डिफरेंस है। बच्चों काम की बातें बता रहा हूं बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, मेरे साथ में पढ़ सकते हो। क्या बोला है, इंड क्या बोला देखो बच्चों, एक मिनट, ओके क्या बोला है, इंड एएस 1 prohibits presentation of any item as an extraordinary item in the statement of profit or loss or in the notes as compared to existing AS1 which allows for extraordinary item to be disclosed. पढ़ो पहले 2 लाइन पढ़ो। कुछ झेपा, कुछ घुमा फिरा, एकदम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया, बस आपको पता नहीं कि क्या है। बड़ा सुनो, बड़ा आपको याद होगा एज पर हमारा जो करंट एएस 1 है, एग्जिस्टिंग एएस 1 है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। एएस 1 क्या बोलता है, जो भी आप करने वाले हो डिस्क्लोज करो। हमने एएस 1 को पूछा, किसको बेटा पूछा, एग्जिस्टिंग एएस 1 को पूछा क्या डिस्क्लोज करे। एएस 1 ने बोला बहुत सारी बातें डिस्क्लोज करनी चाहिए। तुमने कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया, डिस्क्लोज करो। तुमने बताया क्या, ये किया, डिस्क्लोज करो। तुमने कोई अलग मेथड यूज किया, डिस्क्लोज करो। जो फला में सब डिस्क्लोज करने बोला। फिर एएस 1 ने साथ में भी बोला भाई देख, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, आप वैसे तो पहले बेटा पीनल बनाते थे एज पर ओल्ड फॉर्मेट, पर आपको याद होगा पीनल का बच्चा ओल्ड फॉर्मेट क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे 11वीं बारे में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता है, अब तक बच्चा फॉर्मेट क्या होता है, पीनल में कैसा होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम, ये पढ़ा है क्या बच्चों। पर अब तक बच्चों बचपन से 11वीं से बेटा आपका पीएनएल का फॉर्मेट क्या था, खर्चे क्या होंगे, डेबिट, खर्चे बच्चों क्या होंगे, डेबिट, इनकम क्या होगा, क्रेडिट, खर्चे क्या होंगे, डेबिट, इनकम क्या होगा, क्रेडिट, पक्का। खर्चे बेटा क्या होंगे, डेबिट, इनकम बच्चों क्या होगा, क्रेडिट, पक्का। लेकिन बच्चों इसी एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद में, कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद में शेड्यूल 3 ने दिया प्रॉफिट एंड लॉस का नया फॉर्मेट। पहले बेटा जो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था,
उसे अभी कहा जाने लगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये बेटा मैं प्रॉपर बच्चा मतलब बच्चों अपना पार्ट ए में एक चैप्टर है, वहां पे प्रॉपर बताऊंगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रिवाइज, पीएनएल का बच्चों फॉर्मेट का मैं सब बताऊँ, उसका हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको बच्चों, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि भाई साहब मैं बता रहा था कि यार अपना जो कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद में पीएनएल का नया फॉर्मेट आ गया। पीएनएल के नए फॉर्मेट को हमने नाम दिया स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वहां पे क्या था, सबसे पहले हम लिखते थे इनकम, फिर इनकम से लेस करते थे एक्सपेंडिचर। हम बड़े क्या करते थे, सबसे पहले क्या लिखेंगे इनकम, इनकम से क्या करेंगे एक्सपेंडिचर। से इनकम में इनकम बाय सेल, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कोई रेंट क्या हो गया रिसीव हो गया, सारे इनकम क्या के ऊपर ऐड किया। अभी अकाउंट नहीं है बट डेबिट कार्ड नहीं है, अभी क्या ऐड लेस है, सभी इनकम क्या किया ऐड। बात समझ में क्या होता है बेटा जी, मैं बता के आ रहा हूं नया फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सारे इनकम क्या किए ऐड, एक्सपेंस क्या करेंगे लेस, जैसे डेप्रिसिएशन ओके बेटा जी, रेंट लाइट बिल ओके बेटा जी, मटेरियल कंज्यूम सारे खर्चे क्या करेंगे लेस, इनकम से एक्सपेंस क्या करेंगे लेस, आपको क्या मिलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसे लेस करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपको क्या मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। थोड़ा बहुत पता होगा बेटा जी आपको, इनकम से लेस करो एक्सपेंस क्या मिलता है प्रॉफिट। अब बेटा हुआ क्या, बेटा बात समझना, जब ये नया फॉर्मेट आया किसका पीएनएल का, इनकम स्टेटमेंट आया जो कंपनी 2013 ने दिया था। कंपनी से 2013 ने क्या बोला, जब भी तुम इनकम स्टेटमेंट बनाओगे ना, जब तुम इनकम से लेस करोगे एक्सपेंस, इनकम से लेस करोगे एक्सपेंस, तो वहां पे एक्सपेंस में कुछ ऐसे खर्चे होते दे आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उनको अलग से शो करने के लिए बोला हमने। बोले इसका मतलब क्या है, व्हाट आर दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पर मुझे बताओ, अगर एक्सपेंस की बात करूंगा, डेप्रीसिएशन, ये नाम जाना पहचान लगता है क्या, यस डेप्रीशिएशन बचपन से पढ़ते आ रहे। फिर रेंट जाना पहचान है क्या, डेप्रीसिएशन रेंट मटेरियल सैलरी वेजेस, ये नॉर्मल खर्चे ये हर कंपनी को फेस करने ही पड़ते, तो दे आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर। बट कभी कभी बच्चों क्या होता है, मान लो कंपनी ने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया, कंपनी बच्चों कॉन्ट्रैक्ट बेटा हाथ में लिया, और कॉन्ट्रैक्ट बेटा समय पे पूरा नहीं होता है, तो कंपनी को उसके लिए पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेटा समय पूरा नहीं करते हो तो कंपनी क्या भरनी पड़ेगी पेनाल्टी। अब बताओ पेनाल्टी ये नॉर्मली होता है या कभी होता है, क्या पेनाल्टी हर कंपनी भरती है, जो कंपनी खराब काम है बच्चों पेनाल्टी उसको भरनी पड़ेगी। तो पेनाल्टी बेटा हमारा कौन है, ऑर्डिनरी आइटम है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटा आइटम है। बात समझ में आती है जी पक्का। उसके बेटा अलावा बच्चों में एग्जाम्पल बच्चों दूंगा, मान लो बेटा जी एक कंपनी है, उस कंपनी के बच्चों कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, और कंपनी कोर्ट में केस जीत जाती है, और उसके तहत कंपनी को मिलता है कॉम्पेंसेशन। क्या मिलता है कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन एज अ मतलब जो लीगल केस जीत गया कॉम्पेंसेशन। अब कॉम्पेंसेशन मुझे आता है कोर्ट में क्या हर कंपनी हर रोज केस लड़ती है क्या, क्या कॉम्पेंसेशन बेटा हर कंपनी को हर रोज मिलता है क्या, तो कॉम्पेंसेशन मिलना ये आम बात है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। तो कॉम्पेंसेशन से जो इनकम मिलेगा या फिर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट डिले होने से जो पेनाल्टी भरना पड़ेगा, ये सारे बेटा कौन है हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला भाई साहब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इनको तुम अलग से शो करो, तुम्हारे शेयर होल्डर को तुम इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ है तुम्हारी कंपनी में। तो उन्हें क्या बताया, उन्हें फॉर्मेट कैसे बनाया, फॉर्मेट कैसे बनाया, इनकम, इनकम से लेस करो एक्सपेंस, तो क्या मिलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उससे लेस किया गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों आइटम को डायरेक्टली ऊपर ही दिखाया गया, अलग से शो किया गया, अलग शो किया, समझा क्या। तो भाई साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अलग से दिखाना चाहिए, ऐसा हमारा पुराना AS1 बोलता है। कौन बोलता है AS1। AS1 का मतलब क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो AS1 क्या बोलता था, जब भी कोई कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करती है, साथ में आप क्या करो, अगर आपके PNL में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो डिस्क्लोज करो। ऐसा कौन बोलता था AS1। बट इंड AS1 ने बोला भाई ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। इंड AS1 इंटरेस्ट पे इंड AS1 बोलता भाई ये छपरी नहीं करने का,
अब अपन बहुत भारी हो चुके, अभी अपन क्या बन चुके, इंट्राशे बन चुके। इंट्राशे लेवल पे ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा डे से कुछ नहीं होता है, ठीक है, हमारा कुछ अलग नहीं होता है। यहां पे क्या उसने क्या बताया, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को मत दिखाए। इसका मतलब AS1 में, AS1 मतलब नया पुराना, एग्जिस्टिंग मतलब इंड गैप ना बेटा जी, एस मतलब गैप, इंड गैप। वो बोलता था एक्स्ट्रा आइटम को डिस्क्लोज करो, कहां पे, पीएनएल में, बट इंड एस स्ट्रिक्टली क्या ला, एक्स्ट्रा आइटम डिस्क्लोज मत करो, डू नॉट डिस्क्लोज। उसने क्या उसको प्रोहिबिट किया। सबको झेपा क्या, कोई तकलीफ भाई साहब, सबको झेपा। अब देखो, अभी इसको लाइन को पढ़ो, अभी समझ में आ रहा है, देखो, इंड AS1 प्रोहिबिट्स प्रेजेंटेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। दिखाने के लिए प्रोहिबिट किया है, मना, किसने मना किया, इंड AS1 ने। और वही AS1 ने क्या बोला था, उसको क्या क्या था, अल्लाह। अभी समझ में आ रहा बेटा जी, मतलब बात समझना, ये 2 लाइन बेटा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए 10 से 15 लगे। अगर ऐसे मुझे सभी एयर्स, सभी इंडियस, सभी IFRS एक्सप्लेन करना होगा, सोचो कितना टाइम कितना लगेगा। क्या, जब मैं बोलता हूं कि बेटा जी सभी एयर्स, सभी IFRS एक्सप्लेन हम कर नहीं सकते, अब रीजन समझ में आ रहा बेटा जी, पक्का। और इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है बेटा, मुझे अगर इंस्टीट्यूट को अगर एक्सपेक्ट होता था आप सारे IFRS, सारे बेटा एयर्स पढ़ो, तो इंस्टीट्यूट बताया क्या 3 मार्क डालते नहीं सिलेबस में, वो कम से कम 30 से 40 मार्क आता था सिलेबस में बेटा जी, राइट ना, बात समझा क्या बेटा जी। ओके, तो इसके लिए जहां पे एग्जाम पॉइंट है पढ़ाई करना है क्या अपने को। चलो नेक्स्ट, बाकी यार बेटा जी, बाकी टाइम पास है, बाकी सब टाइम पास है, कुछ ज्यादा कोई इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया था, इसके लिए मैंने डिस्कस किया। फिर बेटा जी एक होता है कि AS2 इन्वेंट्री, बच्चों बस बता रहा हूं AS2 में क्या होता है। AS2 में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक। AS2 में प्रिंसिपल होता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचर इज लोअर। बच्चों मान लो ईयर के एंड में मेरे पास एक पेन पड़ा हुआ है, मैंने पेन का प्रोडक्शन किया, पेन का प्रोडक्शन किया, 10 पेन बनाए थे, 10 में से 9 पेन बेचे, 10 पेन बनाए थे, 10 में से 9 पेन बेचे, एक पेन नहीं बेचा। जो एक पेन बचा है वो मेरा कौन है, इन्वेंट्री, वो मेरा कौन है, क्लोजिंग स्टॉक। जो एक पेन बचा है वो मेरा कौन है, इन्वेंट्री, मेरा कौन है, क्लोजिंग स्टॉक है। इस इन्वेंट्री का वैल्यू निकालना है, मुझे पता है इस पेन का कॉस्ट, इस पेन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपए, पेन का बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना बेटा जी, 100 रुपए, बोल हाँ या ना। पेन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना बेटा जी, 100 रुपए, ओके। और उसके बेटा अलावा, इसके बेटा अलावा ये जो पेन है बेटा जी, इस पेन का मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट में पेन को बेचने के लिए जाओगे इसे 90 रुपए मिलते हैं। मैं कंफ्यूज हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। बैलेंस शीट में स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, पर बैलेंस शीट एसेट में हम क्या लिखते हैं, स्टॉक। तो बैलेंस शीट एसेट में स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक की कीमत कितनी लिखी, तो AS2 क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक की कीमत कितना आना चाहिए, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब जितना में रियलाइज हो सकता है, जितना मिल सकता है वो क्या, मार्केट वैल्यू। तो बच्चों AS2 में हमारा रूल क्या है, कॉस्ट और मार्केट विचर इज लोअर, उस पर हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते। थोड़ा झेपा बेटा जी, थोड़ा बहुत तो ओके। अब बच्चा बाकी बेटा जो डिफरेंस के पॉइंट है, ये सारे बच्चों पॉइंट बेटा जी याद रखना बहुत मुश्किल है। तो एक काम करते बच्चों, डायरेक्टली क्या बेटा में इनके एग्जाम क्वेश्चन स्टार्ट कर चलेगा। अब इसके आगे जो सब डिफरेंस के पॉइंट दिख रहे हैं क्या, ये पढ़ते मत बेटा, पागल हो जाओगे तुम लोग, समझा क्या। शौक होगा तो रात को पढ़ के देखना, मस्त नींद आएगी तुम लोगों को। सब आगे कुछ नहीं, वही कंपैरिजन है, इसका कंपैरिजन उसका कंपैरिजन, सब कंपैरिजन है। ओके चलो बेटा जी, अब डायरेक्ट बच्चों में क्या स्टार्ट करूंगा, पास एग्जाम क्वेश्चन। तो पास एग्जाम क्वेश्चन के थ्रू बेटा जी जितना भी रिक्वायर्ड जो पार्ट है, जितना रिक्वायर्ड पार्ट है मैं डिस्कस करा के दूंगा, तो फिर इसका बेटा चैप्टर अपना 10 और 12 खत्म हो जाएगा। बट अभी जो बच्चों में पास एग्जाम क्वेश्चन लेने वाला हूं, ये बेटा चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 दोनों के मिला कहेंगे। कोई बच्चा पे पूछे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे कि ओनली थ्योरी बेस्ड, बेटा इतिहास बेटा गवाह कि अभी तक बेटा जी सिर्फ AS के सिर्फ 2 बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुके, लेकिन अब उसमें दिमाग लगाने से मैं बताऊं, उस पे से बेटा मैं क्वेश्चन करा के दूंगा। एक तो क्वेश्चन मैं करा के दिखाऊंगा, एक तो था ना बेटा अभी जो मैंने इन्वेंटरी का थ्योरी बताया, कॉस्ट और मार्केट विचर इज लोअर, उसका बच्चों क्वेश्चन था। दूसरा एक लॉजिक क्वेश्चन था बेटा जी, उसके बेटा अलावा ये 2 क्वेश्चन लॉजिकली कर सकते हो, पर अगर AS का कोई नया बेटा प्रैक्टिकल सम है तो कर नहीं सकते भाई साहब, इतना ईजी नहीं है।
आप बेटा ये मत समझा कि एएस के न्यूमेरिकल सर ने करवा दिए। मेरे को टीचर बेटा क्या आता था, क्या झांकी बनाने के लिए 10-5-6 क्वेश्चन करा देते, लेकिन भाई इसमें कुछ आता नहीं घंटा। ओके भाई इतने एएस है कम से बेटा जो तो कितना 32 एएस है, उसके बेटा अलावा होता है इंडेस इतने सारे, इतने से आईएफआरएस सबके मिला क्वेश्चन करना होगा, कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हाँ 5 नहीं बाबा, सीए के फील्ड में उसकी फीस पता है 40,000 फीस होती है, सभी तीनों कोचिंग 40,000। पैसे की बात करेंगे तो ठीक है ना, फास्टैग कुछ नहीं होता उसका। और बात पैसे की नहीं, तुम 40,000 दोगे तो पढ़ाऊंगा नहीं, करोगे क्या तुम पढ़ा, तुमको एग्जीक्यूटिव पास होने का तुम लोगों को नहीं। जिनको करना बेटा जो कोई दिक्कत, पेन ड्राइव बाइक मार्केट बहुत से पेन ड्राइव मिलते, बाई कर लो। क्या चलो बेटा, अब बेटा हम लोग डिस्कस बेटा करने वाले हैं पास एग्जाम क्वेश्चन अब चैप्टर नंबर 10 एंड 12। जिन बच्चों का अदर बेटा क्वेरी होगा, जो अदर बेटा क्वेरी होगा बेटा एक काम को लेक्चर को शांति से बच्चों देख लो। लास्ट बेटा लास्ट के बच्चों 5 मिनट में आपके जो बेटा क्वेरी होंगे मैं क्वेरी सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। जिनको बेटा क्वेरी होंगे यूट्यूब वाली सारी जनता बेटा जो भी क्वेरी बेटा होंगी राइट ना, मैं लास्ट के 5 डिस्कस करूंगा बेटा। अभी आप यहाँ पे चैप्टर बेटा फोकस कीजिए, वो बेटा जरूरी है बेटा अपने लिए। चलो चैप्टर नंबर 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बच्चों पास एग्जाम क्वेश्चन में से मैं सबसे पहले बेटा लास्ट से बेटा शुरू करने जा रहा हूं, कि लास्ट से बेटा करेंगे तो अच्छा बेटा फ्लो बनेगा बेटा आपका। इसके बच्चों नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम शेयर किया बेटा। चलो अभी नो मोर अभी क्वेरीज, नो मोर बेटा क्वेरीज बेटा, अभी ध्यान वाले को। चलो क्वेश्चन देखो, रुक जा रहे बेटा, इतना भी फास्ट नहीं करने का। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इंड एयर्स इज रिलेटेड, और हाँ बेटा पहले बता रहा हूं, सुनो बेटा पहले बता रहा हूं, इसके पीछे जो आंसर की दिया है मैंने जानबूझ गलत, कुछ क्वेश्चन बेटा सही है कुछ आंसर बेटा गलत है, वो देखने का नहीं है। मैं पहले जो इसके बच्चों दे रहा हूं, आप कभी देखना बच्चों, मेरे बच्चों क्लास में मैं कभी भी आंसर की प्रोवाइड नहीं करता। आई डोंट बिल आंसर के बेटा, उसमें क्या बच्चा आलसी बनते, फिर जो है वो रट्टा मारते, मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं राइट ना। हाँ चलो अब बेटा देखो, अभी यहां पे क्वेश्चन 23 क्या है, एक है भाई बुक रे, हाँ लास्ट क्वेश्चन लास्ट से जाना अपने को, ठीक है ना। हाँ ओए दादा लक्ष्य द्या, बुक रे तुझं, हाँ बस आराम शांत इथं बघ। चलो ओके क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इंड एयर्स इज रिलेटेड टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल सर, कौन सा बेटा जी, कल डिस्कस कौन सा था, इंड एयर्स क्या था 110, याद आ रहा है क्या बेटा मुझे आता एयर्स में, बेटा मुझे आता एयर्स में कौन सा एयर्स था रिगार्डिंग कंसोलिडेशन, एयर्स 21 बेटा, एयर्स 10 पीपी था, याद है क्या, एयर्स सुनो, एयर्स 10 कंसोलिडेशन था, एयर्स बच्चों 10 बच्चों कौन था बेटा, सॉरी एयर्स 10 सॉरी बेटा, एयर्स 21, एयर्स 21 was consolidation, IFRS 10 was consolidation and Ind AS 110 is consolidation। IFRS और Ind AS ये चलते पैरेलल में, IFRS 10 या Ind AS 110 ये दोनों बच्चों कौन है कंसोलिडेशन, और एएस में कौन है 21। ये मैंने सारे मार्किंग याद है आपको, याद है क्लास में बताए थे, इसको मैंने अंडर करवाते हैं मेन बेटा एएस है इंड एस है, इसके नंबर आपको याद होने चाहिए बच्चों। तो ऑप्शन को 23 के बाद ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा जी, बी, ठीक है। नेक्स्ट बातें नहीं, अब क्वेश्चन 24, ये आपने कल ही डिस्कस किया था, देखते किसका दिमाग चलता है। मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एयर्स टू ऑल बैंक, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस। बैंक, एनबीएफसी और इंश्योरेंस इंड एयर्स के दायरे में कब से आएंगे, 1 अप्रैल 2018 से ना। 1 अप्रैल 2016 में कौन था, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, याद है क्या। 1 अप्रैल 2017 में कौन था, मीडियम कंपनी। बस 16-17 में बेटा कौन था, एनबीएफसी बैंक नहीं था।
ये सब बेटा कब से आया है? 2018 से है। बच्चा ऑप्शन कौन सा आएगा? ये डी और ये दोनों सेम ही चाहिए बेटा। अच्छा ऑप्शन ये होता है ना एग्जाम में, ऑप्शन डी को टिक मार्क करो। एक है 2018, समझा बेटा जी? ये सब डिस्कस किया क्या पुण्य? पक्का याद आ रहा है क्या? अब क्वेश्चन नंबर 21, विच आर द फॉलोइंग इंड एएस इज फॉर अर्निंग पर शेयर? ये याद करना पड़ेगा बेटा। एएस 33, इंड एएस 33। आपको याद होगा मैंने एएस के टाइम पे मैंने बोला था अर्निंग पर शेयर, याद बोल रहा एएस 20 याद है क्या? एएस 20 कौन था? अर्निंग पर शेयर। तो जो जो एएस के नाम मैंने याद करवाए थे उनके इंड एएस भी आपको याद करने पड़ेंगे। याद है बेटा एएस में एएस 19 लीजिंग याद करने बोला था, फिर एएस 20 कौन था? अर्निंग पर शेयर। यहां पे अर्निंग पर शेयर करें, अर्निंग पर शेयर एएस कौन सा? 33। याद करो ये सब, ठीक है? थोड़ा बच्चों प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बच्चों टेंशन मत लो बच्चों, बाद में बेटा मैं आपको क्या लास्ट के महीने में क्या करूंगा, मैं आपको इसका क्विज भी लूंगा। बेटा बहुत बार क्या था इतना याद नहीं रहता अपने को, समझा क्या? लास्ट महीने में क्या इसको क्विज भी लो, क्विज के बहाने क्या तो याद हो जाएगा अपने को पक्का। तो कैसे अभी तो हो जाएगा और लास्ट के महीने में भी करेंगे ना, एकदम दिमाग फिट बैठ जाएगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20, अब ये मस्त है। Which of the following is not included in the condition satisfied by SMC? बेटा मुझे अपने क्या बोला है, SMC के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती? यार पहले मुझे आता कुछ SMC याद है क्या? SMC लॉन्ग फॉर मुझे याद है बेटा, मैं बताऊं लॉन्ग फॉर, मैं बताऊं लॉन्ग फॉर नालायक। ओके पर मुझे आता यहां पे मुझे आता अभी क्या एसएमसी और बच्चों क्या आता? नॉन एसएमसी। एसएमसी बेटा आने के लिए कंडीशन क्या आता है? पहले कंडीशन आते हैं क्या? कंपनी बच्चे क्या रहना चाहिए? लिस्टेड नहीं होने चाहिए या लिस्टेड के कदार पे नहीं होने चाहिए। कंपनी बैंकिंग इंश्योरेंस एंड फाइनेंस नहीं होनी चाहिए। याद है बेटा जी? नेक्स्ट क्या आता? कंपनी का प्रीवियस का टर्नओवर 50,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। कंपनी का बोरिंग 10,000 के ऊपर होना नहीं चाहिए। और इस आप ऐसी किसी भी कंपनी का होल्डिंग या सब्सिडरी या जॉइंट यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी वापस भी नहीं बेटा जी, ये नहीं होना चाहिए। याद है बेटा जी? अब देखो इसमें कंडीशन कौन कौन सी है। अब उन्हें क्या बोला है, इनमें से कौन सी कंडीशन एसएमसी के लिए है या नहीं है? एसएमसी के लिए नहीं है। ऑप्शन है कंपनी, आराम से बेटा, कंपनी इज नॉट अ होल्डिंग और नॉट अ सब्सिडरी ऑफ नॉन एसएमसी। अगर कंपनी नॉन एसएमसी का होल्डिंग भी नहीं है और सब्सिडरी भी नहीं है तो एसएमसी हो सकती है क्या? हाँ। एसएमसी के लिए क्या बोला है? आप नॉन एसएमसी के अगर होल्डिंग हो, नॉन एसएमसी बड़ी कंपनी, अगर आप छोटी कंपनी हो बट आप बड़े कंपनी के क्या होल्डिंग हो या बड़े के क्या सब्सिडी, तो भी एसएमसी से आपको बाहर निकाला जाएगा। एसएमसी में आने के लिए आपको खुद तो छोटा होना पड़ेगा और आपके होल्डिंग और सब्सिडी भी छोटे होने चाहिए। आपका होल्डिंग और सब्सिडी एसएमसी सॉरी नॉन एसएमसी नहीं होना चाहिए, एसएमसी होना चाहिए ना बेटा। अरे छोटे कंपनी के दोस्त भी छोटे होने चाहिए पक्का बेटा। अगर आप छोटे कंपनी हो आपके दोस्त भी कहना चाहिए छोटे, अगर आपके दोस्त क्या है बड़े तो आप एसएमसी नहीं। याद है बेटा जी? तो बेटा उन्हें क्या बोला है कि यहां पे आपका होल्डिंग एंड आपका सब्सिडी नॉन एसएमसी नहीं होना चाहिए। मतलब आपका होल्डिंग सब्सिडी बड़ी कंपनी नहीं है। अगर कोई भी आपका होल्डिंग बड़ी कंपनी नहीं है तो आप कोनो छोटी कंपनी, आप कोनो एसएमसी। ये एसएमसी कंडीशन है। आपको बोला क्या एसएम कंडीशन है या नहीं है? ये तो एसएमसी कंडीशन है। ऑप्शन बी कंपनीज और नॉट अ बैंक, नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस। क्या एसएमसी होने के लिए आपका बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी होना जरूर नहीं होना जरूरी है? अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं हो तो आप एसएमसी में आ सकते हो। ये एसएमसी कंडीशन है। ऑप्शन डी को देखो, इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटी आर नॉट लिस्टेड। एसएमसी के लिए लिस्टेड चाहिए नॉन लिस्टेड? नॉन लिस्टेड हो तो एसएमसी में आओगे क्या? तो ऑप्शन ए, बी और डी से आप एसएमसी में आ सकते हो। उन्हें क्या बोला एसएमसी में आएगा नहीं आएगा? ऑप्शन सी में क्या बोला है? कंपनी का टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 करोड़।
अरे बाबा, एसएमसी के लिए कंडीशन क्या टर्नओवर का? 10 CR या 50 CR? 50 CR। तो 10 CR कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। मुझे लिमिट कितना बच्चों? 50 CR ना। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। ये एसएमसी कंडीशन नहीं है। बाकी 3 बेटा एसएमसी कंडीशन है, पर ऑप्शन सी एसएमसी कंडीशन नहीं है। लिमिट कितना था? 50 CR था। सबका दिमाग चल रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। ये क्या सब कुछ मैंने पढ़ा है क्या बच्चों? आप समझना, जो बेटा आपने पढ़ा ऑलमोस्ट वही बेटा एग्जाम में आ रहा है। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा चीजें, ठीक है? बाद में बात करते हैं बेटा। वो नहीं बेटा, तुम्हारे बच्चे नॉन एसएमसी है। ओके, क्वेश्चन 19। कंट्रोल कंट्रोल। चलो क्वेश्चन 19। अरे नालायक को करवाया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट इज रिक्वायर्ड दैट ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट वेदर इन हिज ओपिनियन फाइनेंस स्टेटमेंट कंप्लाई विद द एएस और नॉट? बेटा मैंने बताया था सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, याद है बता रहा था। वो क्या बोलता है? It is duty of the auditor to report that whether financial statement are prepared as per AS or not। याद है मतलब बताया था मैंने आपको। बट ऑडिटर ने ऑडिटर को मेंशन करना पड़ेगा उसकी जो उस कंपनी के स्टेटमेंट एज पर एएस है या फिर नहीं है, ये बताना उसका फर्ज है। ऐसा बच्चों कहां पे दिया है? सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में दिया। याद है क्या? ये पढ़ाया था, अंडरलाइन करवाया था, समझा क्या? आपने रिवाइज नहीं किया ऐसे बोलो। क्वेश्चन 18 ये भी करवाया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एएसबी कब आया था? 1977। याद आ रहा है क्या? 1973 में कौन आया था? अबे नालायक, 1973 में वो अलग था, वो इंटरनेशनल था। याद है कि आईएएससी वाला कमेटी था। और आईएएसबी कब आया था? 2001 में। याद आ रहा है क्या? और 1977 में कौन आ गया? एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब आएगा? 1977। ये सब पढ़ा है क्या मैंने? पक्का। अब क्वेश्चन 17। अब ये थोड़ा सा अलग है, हटके। हम लॉजिकली पढ़ेंगे बेटा, लॉजिकली पढ़ते हैं। मैं मीनिंग बताता हूं। 17 पढ़ लो। Which of the following is not a type of segment as per AS 17? बच्चों AS 17 deals with the segment reporting। AS 17 deals segment reporting। आपको याद होगा मैंने बताया था लेवल 2 कंपनी, या लेवल 2 कंपनी को सेगमेंट रिपोर्टिंग से AS 17 से एग्जम्पशन दिया था, अगर याद होगा तो। अब सर सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है बच्चों? नॉर्मली बेटा कंपनी का पर्पस, कंपनी बेटा क्या करते हैं? मान लो एक कंपनी रिलायंस कंपनी, पर जो रिलायंस कंपनी क्या करेगी? ईयर के एंड में क्या करेगी? पूरे साल भर में पूरी की पूरी रिलायंस इंडस्ट्री का, पूरी की पूरी रिलायंस इंडस्ट्री का जो बैलेंस शीट है उनका P&L अकाउंट बनाएंगे, बराबर है? बट बहुत बार बेटा क्या होता है, मान लो बच्चों रिलायंस बेटा कंपनी, बच्चों मान लो बच्चों रिलायंस बेटा कंपनी का यूएस में एक आउटलेट है, एक यूएस में बेटा उनका सेक्टर है। अब रिलायंस को जानना है कि यूएस के सेक्टर से उन्हें कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है, यूएस के सेक्टर का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो रिलायंस कंपनी का जो अकाउंटेंट बोलता भाई से नहीं चलता, कौन बोलता मैं इससे काम नहीं कर सकता। रिलायंस का अकाउंटेंट क्या बोलता? भाई देख मेरा काम क्या है, मैं तुम्हारे पूरे के पूरे इंडस्ट्री का, भले तुम्हारे यूएस का सेक्टर हो या भाई तुम्हारा पता यूके का हो या तुम्हारे इंडिया का, मैं सबका मिला के क्या बनाऊंगा? बैलेंस शीट, सबका बनाऊंगा P&L। पर भाई साहब मुकेश बोलते भाई ये मुझे नहीं चाहिए, तू एक काम कर, तू ये तो सब कर ले, कंबाइंड तो बना, बट मुझे क्या चाहिए? मेरा यूएस में जो सेक्टर है देखना वहां पे क्या चल रहा है, मुझे उसका P&L बना के दे, मुझे उसका बैलेंस शीट बना के दे। फिर मान लो बच्चों रिलायंस बेटा कंपनी एक SEZ के बच्चों एरिया में, बेटा SEZ के बच्चों एरिया में उन्हें बच्चों ऑयल वेल का काम शुरू किया। ओके, अब मुकेश साहब देखना है कि उस SEZ के पर्टिकुलर एरिया में वो जो ऑयल वेल का जो बिजनेस चल रहा है वहां से कितना मुनाफा या फिर लॉस हो रहा है देखना होगा। मतलब बच्चों मैं क्या बता बच्चों देखो, वो अगर पूरे कंबाइंड एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बदले अगर आपको छोटे छोटे पार्ट का, छोटे छोटे सेगमेंट का अगर आपको स्टेटमेंट बनाना है, इट इज कॉल्ड एज सेगमेंट रिपोर्टिंग। समझा क्या बेटा जी? फिर से बता रहा हूं,
एक होता है एंटायर रिपोर्टिंग, मतलब क्या है, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे के पूरे बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बना रहे हो, ये बेटा हमारा एंटायर बच्चों रिपोर्टिंग के। उसके बदले अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिलेक्टिव एरिया, कुछ डिपार्टमेंट का, कुछ एरिया का, कुछ सेक्टर का अगर आपको सर्वे करना है, अगर कुछ पर्टिकुलर बच्चों सेक्टर का अगर आप स्टेटमेंट आप बना रहे हो, इट इज कॉल्ड एज सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब वो क्या पूछना चाहते, एएस 17 ये सेगमेंट रिपोर्टिंग में डील करता है। एएस 17 क्या बोलता है, ऐसा अगर आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग करना है, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का, किसी पर्टिकुलर पार्ट का अगर आपको रिपोर्टिंग करना है तो कैसे करना चाहिए, क्या रूल फॉलो करना चाहिए, वो बताता है एएस 17। हमने एएस 17 को पूछा, भाई तो सेगमेंट की बात कर रहा है, सेगमेंट का मतलब क्या है बेटा जी? सेगमेंट कैन बी एनीथिंग बच्चों, पहला दिया है सेगमेंट कैन बी आइदर जियोग्राफिकल सेगमेंट। बच्चों रिलायंस बेटा कंपनी अगर यूएस के सेक्टर का बैलेंस शीट बना लिया, रिलायंस बच्चों कंपनी यूके के बच्चों सेक्टर का बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये वो बैलेंस बच्चों कैसे बना रहे हैं, एरिया वाइज, जहां पे एरिया वाइज, लोकेशन वाइज आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, वो कौन है बेटा जी, जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग का ऐसा पार्ट जहां पे एरिया वाइज आप रिपोर्टिंग करते हो, पर उसे हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल सेगमेंट बोलते। पक्का? अरे कलते का पक्का। सेगमेंट बच्चों रिपोर्टिंग का ऐसा पार्ट जब एरिया वाइज के बदले आप बिजनेस वाइज रिपोर्टिंग करोगे। रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस है, रिलायंस बोलता भाई साहब मुझे जियो का अलग से मुझे मांगता है स्टेटमेंट, रिलायंस बोलता है कि मेरे को था क्या ऑयल का मुझे अलग चाहिए स्टेटमेंट, रिलायंस बोलता है मुझे नेचुरल गैस का अलग चाहिए स्टेटमेंट, समझा क्या? कर अलग अलग चीज का, अगर अलग अलग बिजनेस का रिपोर्टिंग बना रहा है तो बच्चों क्या होगा, वो बेटा क्या होगा, बिजनेस रिपोर्टिंग। बात समझा बेटा जी? तो सेगमेंट बेटा, सेगमेंट बेटा एरिया वाइज हो सकता है, फिर बिजनेस वाइज भी सेगमेंट हो सकता है, फिर इंडस्ट्री वाइज, समझा बेटा जी? बट ये रिपोर्टेबल सेगमेंट नाम की कोई भी चीज नहीं होती। उन्हें वही तो बोला है कि सेगमेंट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा। बड़ा सेगमेंट एरिया वाइज ज्योग्राफिकल हो सकता है, सेगमेंट बच्चों बिजनेस वाइज हो सकता है, सेगमेंट बच्चों इंडस्ट्री वाइज हो सकता है, बट रिपोर्टेबल सेगमेंट ऐसा कोई सेगमेंट नहीं होता है। समझा क्या? तो यहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, बस आपको थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ में आ रहा है बेटा जी क्या बता रहा हूं? पक्का श्योरली? कोई था क्या भाई? कौन मजा आ रहा था? क्वेश्चन 16, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भूत था। क्वेश्चन 16, अरे पढ़ो रे, क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ आंसर टिक मार नहीं करना है, सब तो आप मीनिंग तो समझ के लो, एग्जाम आया तो पता चलना चाहिए क्या पूछा है। क्वेश्चन 16, डैश डैश प्रिस्क्राइब्स, क्या बोला है, डैश डैश प्रिस्क्राइब बेसिस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल बता बच्चों, बताओ आपका जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपका जो बैलेंस शीट है, ओके बेटा जी, स्टेटमेंट मतलब क्या आता है, बैलेंस शीट या फिर बेटा पीएनएल या कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको कैसे बेटा बनाना चाहिए उसके लिए बताएगा इंड एएस 1। बच्चों को इंड एएस 1, तो बच्चों आप देख सकते हो बेटा जी इंड एएस 1 क्या है, एक बार थोड़ा मॉड्यूल भी ओपन करता हूं। नहीं नहीं नहीं, डिस्क्लोजर बेटा एएस 1 था बेटा, इंड एएस 1 क्या, फर्स्ट एडॉप्शन एएस इंडेस 101 था बेटा, इंडेस 101 था, एएस इंडेस 1 निकालो, क्या देखो इंडेस 1 में, एक मिनट बेटा जी, फर्स्ट एडॉप्शन इंडेक्स 101 था बेटा। मैं आपको जानबूझ के देखो देखोगे बच्चों याद रहेगा बेटा जी, राइट ना? देखो इंडेक्स बच्चों एक बेटा क्या बता रहे को, सॉरी इंडेक्स एक ना, इंडेक्स एक नीचे, नीचे देखो दिख रहा है क्या, पहले 101 102 बाद में इंडेक्स 1 दिख रहा है क्या, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए कौन बता रहा है, इंडेस 1। ओके बेटा जी, आपका फाइनेंस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो कैसे प्रेजेंट करना चाहिए ये कौन बता रहा है,
इंडेस 1। इंडेस 101 अलग था। इंडेक्स क्या बता रहा था? फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम इंडेस यूज करे तो क्या करना चाहिए? कौन बता रहा है? इंडेस 101। लेकिन किसी भी कंपनी को अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो कैसे बनाना चाहिए वो कौन बता रहा है? इंडेस 1 बता रहा है। तो उन्हें क्वेश्चन में वही तो बोला बच्चों। क्या? हाँ, मुझे पूछा था, मैं बताता था। चलो बेटा, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो रहा है? डैश डैश प्रिस्क्राइब बेसिस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फर्स्ट में जो होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन के बारे में बेटा कौन बताता है? इंडेस 1। मतलब आगे जो सब दिया ना, सब टाइम पास के बच्चों दिए, बस काम के बच्चों। और देखो बच्चों, प्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट कौन बताता है? इंडेस 1। दैट इज इट। सबको झेपा? नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इंडेस 113 फेयर वैल्यू। अभी देखा तो कॉपी ना लाइक तुमने देख लिया था। इंडेक्स 113 क्या बता? फेयर वैल्यू मेजरमेंट। अब ये क्या होता है छोड़ दो, बस रट्टा मारो ये थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अब पढ़ो, ठीक से पढ़ो रे, ठीक से पढ़ो। फोर्टीन में क्या है? डैश डैश आर सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर विच आर कन्वर्ज विद द आईएफआरएस। अरे आईएफआरएस से मैच करने के लिए, आईएफआरएस से मैच करने के लिए जो एएस बना है उनका नाम क्या आता है? इंडेस। आईएफआरएस से मैच करने के लिए क्या होता है? इंडेस ना। समझा कि लॉजिकल बेटा, एजुकेशन लॉजिकल है। आईएफआरएस से मैच करने के लिए एमसी ने जो बनाया वो कौन है? इंड एएस है बच्चों। 14 का कौन सा आएगा? ए ना। इंडेस का मतलब क्या? सो इंडेस नहीं रे, ए नहीं बी आएगा। इंडेस मतलब इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड बेटा, इंटरनेशनल इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड। अब 14 का बच्चों बी आएगा। ऑप्शन नंबर सी कौन बता रहा है? ऑलरेडी स्टैंडर्ड बेटा, अकाउंट स्टैंडर्ड बेटा जी, तेरे इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड। क्वेश्चन 13, गैप। ये पढ़ा था क्या? गैप का मतलब क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये पढ़ा था क्या? इंड गैप का मतलब ही क्या आता? एएस। इंड गैप मतलब एएस। याद आ रहा है क्या? अब क्वेश्चन 12, अब ये लॉजिकल है नालायक, सुनो, ये आपने डिस्कस किया था, देखते कितना याद आता है। यहां पे इस क्वेश्चन को आपको कॉमन सेंस आंसर देना पड़ेगा। देखते कैसे चलता है कॉमन सेंस। पढ़ा क्या? बोलो, क्वेश्चन 12 का आंसर क्या आएगा? कितने बोलते ऑप्शन ए, कितने बोलते ऑप्शन बी, कितने ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? और कितना कंफ्यूज है, कंफ्यूज। अब सुनो, अभी दिमाग चलाएं कैसे। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 10 के एंडिंग में, चैप्टर बच्चों 10 के एंडिंग में मैंने एक चीज बताई थी, डिफरेंस बिटवीन इंड गैप एंड आईएफआरएस बताया था। कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं याद होगा। एक टेबल था, याद है क्या? इंड गैप और आईएफआरएस टेबल बेटा मैंने बताया था। वहां पर मैंने कुछ चीजें बताई थी बेटा, मैंने बताया था एज पर इंड गैप, एज पर इंड गैप मतलब एज पर एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 बातें आती है। बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट 4 बातें आती है। बट एज पर आईएफआरएस, एज पर आईएफआरएस, एज पर आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 बातें होती है। बैलेंस शीट तो आएगा, पीएनएल तो आएगा, कैश फ्लो तो आएगा, और नोट्स टू अकाउंट तो आएगा। एक्स्ट्रा कौन आएगा? चेंजेस इन इक्विटी। इन द गैप मतलब एएस में चेंजेस इन इक्विटी नहीं होता है, बट आईएफआरएस में चेंजेस इन इक्विटी होता है। याद रहेगा? फिर से बताओ, इन गैप में कौन नहीं होता है? चेंजेस इन इक्विटी इन गैप में नहीं होता है। वो कहां पे होता है? आईएफआरएस में होता है। बराबर है? श्योरली बेटा।
आगे जाके मुझे बताओ, IFRS इंडियन लेवल इंटरनेशनल लेवल? इंटरनेशनल का है। अपने इंडिया में IFRS का बराबर कौन है? AS है इंड AS? पक्का कहने से IFRS और इंड AS ये दोनों भाई भाई है? पक्का पक्का IFRS इंड AS दोनों भाई भाई। एक दिमाग में क्या है बेटा जी? ये क्या होगा बेटा जी? अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, इंड AS 34। इंड AS 34 क्या तुमको पता है क्या? मुझे ही नहीं पता है, मुझे ही नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हम यूज करो कॉमन सेंस। इंड AS 34 requires that following content in the interim financial report in addition to the what was required under the previous standard AS 25। अपना AS 25 पता है ना, इंड AS 34 पता है ना, इंटरिम रिपोर्टिंग पता, कुछ नहीं पता है, फिर भी हम आंसर दिखाएंगे। कैसे बेटा? क्वेश्चन में क्या बोला है कि पुराना जो AS 25 था ना, उसके बदले जो इंड AS 34 आया उसमें एडिशनल क्या बनाना पड़ेगा? अब बताओ, AS 25 मतलब कौन था? इंड गैप था। और इंड AS 34, इंड AS मतलब कौन है? इंडियन इंटरनेशनल मतलब कौन है? IFRS के बराबर। तो बताओ, इंड गैप के कंपेयर में IFRS में कौन सा स्टेटमेंट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा? चेंजेस इन इक्विटी। खत्म। अभी समझ में आ रहा है क्या? जो कॉमन सेंस, समझा क्या? तो हर बार बेटा आपको AS पता होना जरूरी नहीं है, बट लॉजिक लगाना पड़ेगा। जेपा के नालायक को क्वेश्चन में क्या बोला है? AS 25 को इंड AS 34 में कन्वर्ट किया गया। AS 25 और इंड AS 34 में डिफरेंस पूछा है। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो AS 25 में, मतलब क्या वाला है, इंड AS 34 में कौन सा स्टेटमेंट एडिशनली जरूरी पड़ा था? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो AS 25 में नहीं था बट इंड AS 34 एडिशनली करना पड़ेगा? कौन बच्चों? चेंजेस इन इक्विटी। समझा क्या? बोला हाँ या ना? अब इंड AS 11। अब ये बेटा थोड़ा सा इसका बस आंसर टिक मार को, इसमें लॉजिक बता नहीं सकता। लॉजिकल देखो, इंड AS 11 रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। बेटा लॉजिकल बताओ, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कैसे मिलेगा? पैसा मिला है या नहीं मिला, दोनों भी। एक्रूअल कंसेप्ट याद करो। एक्रूअल क्या बोलता है? बोले पैसा मिले या फिर ना मिले, जो इस साल का इनकम है उसे रेवेन्यू पकड़ना चाहिए। याद है क्या? तो बच्चों ये क्या लेंगे? रेवेन्यू किसको पकड़ेंगे? जो कंसिडरेशन मिला होगा या फिर मिलने वाला होगा। मिला होगा मतलब कैश, मिलने वाला होगा मतलब ड्यू। भले कैश हो या फिर ड्यू हो, दोनों इनकम है क्या बेटा जी? पक्का। तो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू किससे पकड़ेंगे? जो कंसिडरेशन मिला है या जो मिलने वाला है, ये दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट इनकम कहे जाते हैं। ओके बेटा, अब ये एक्चुअली क्या था आपके सिलेबस का बच्चों पार्ट नहीं है बेटा, ये कॉस्टिंग बेटा आता है, उसको बेटा कंसेप्ट बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड बोलते बेटा जी। वो छोड़ दो, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, दिमाग का तान मत लो। बस अब ऑप्शन सी को टिक मार करेंगे। भले पैसा मिला फिर नहीं मिला मतलब कंसिडर रिसीव, और नहीं मिला तो भी रिसीवेबल है। ये दोनों भी इनकम का पार्ट आएंगे। जैसे मैं बोलूंगा सेल में, मुझे आता बच्चों सेल कौन सा लेते हो आप? जब बनाओगे पीएल अकाउंट, पीएल में सेल कौन सा लेंगे? कैश सेल, क्रेडिट है, दोनों भी। कैश सेल मतलब पैसा मिला है, क्रेडिट सेल, सेल क्या बट पैसा नहीं मिला है, तो कैश सेल इज रिसीव्ड, क्रेडिट सेल इज रिसीवेबल। बट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल, बोथ आर आवर रेवेन्यू, बोथ आर आवर इनकम। समझा कर जी? ऑप्शन कौन सा? सी आएगा। क्वेश्चन 10, AS 7 डील्स विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। बताओ, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सा AS है? AS 1। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू AS 9। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट AS 12। याद है क्या? पक्का याद कर लो सब नालायक को। अब क्वेश्चन 9, AS 18 एंड AS 24 कौन से इंडेक्स एप्लीकेबल है? नहीं बाबा, याद करो याद करो। चलो एक मॉडल दिखा दो यहाँ पे। चैप्टर नंबर 10 में याद है, बताया था मैंने। चैप्टर 10 निकालो, ये सब टेबल मैंने मार्क करवाया था, आपको याद करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ। आंसर मुझे पता, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं, आपको याद रहेगा। वो ये भी पता चलेगा, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई था टाइम पास के लिए पढ़ाई थी, सब काम में आता है इसलिए पढ़ाई थी मैंने। देखो बच्चों, अभी देख के बता। चलो बड़ा मुझे आता याद है क्या? एप्लीकेट करते AS याद आ रहा है क्या? दो बातें थी, कौन से बच्चों थी? कॉर्पोरेट एंटिटी एंड नॉन कॉर्पोरेट।
कॉर्पोरेट में कौन था? एसएमसी एंड नॉन एसएमसी। नॉन कॉर्पोरेट में कौन था? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। याद आ रहा है क्या? अब लेवल 1 में बड़ी बड़ी कंपनियां, याद है क्या? लेवल 1 में बड़ी कंपनी को सभी एएस एप्लीकेबल थे एक्सेप्ट एएस 21, एएस 23 एंड एएस 27। ये कैसे एप्लीकेबल थे? बट ऑन रेगुलरिटी बेसिस। लगा तो अप्लाई को, नहीं तो अप्लाई मत करो। लेवल 2 में मीडियम कंपनी, लेवल 1 इज बड़ी कंपनी, लेवल 2 में मीडियम बिजनेस। मीडियम बिजनेस के लिए क्या था? सारे एएस एप्लीकेबल थे एक्सेप्ट क्या था? एएस 21, 23, 25, 26 ऑन रेगुलेटरी बेसिस। लगा तो अप्लाई, नहीं तो मत करो। उसके अलावा कुछ एएस से इनको पार्शियल एग्जम्पशन दिया। कहां से? एएस 19, एएस 20, 29। 19 मतलब लीजिंग, 20 मतलब अर्निंग प्रेशर, 29 कंटिंजेंट लाइबिलिटी। यहां से क्या मिला था? पार्शियल। और कुछ एएस से उन्हें क्या मिला था? कंप्लीट एग्जम्पशन, जैसे एएस 3 कैश फ्लो, एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। पक्का? अरे कॉमन सेंस की बात है बेटा। अगर आप मीडियम कंपनी हो, अगर आप मीडियम कंपनी हो, कैश फ्लो घंटा रहेगा आपके पास, तो कैश फ्लो कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मीडियम कंपनी हो, सेगमेंट रिपोर्टिंग कौन करेगा? मैंने अभी बताया सेगमेंट रिपोर्टिंग, यूएस का रिपोर्टिंग, यूके का, ये कौन करता है? बड़ी बड़ी बड़ा कंपनी करते हैं। मीडियम कंपनी का बड़ा एरिया भी क्या होता है? छोटा होता है। वो सेगमेंट रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। ये जो कॉमन बड़ा सेंस, मीडियम बड़ा कंपनी एएस मतलब कैश को मेंटेन नहीं की जरूरत है, और एएस 17 सेगमेंट रिपोर्ट नहीं किया तो भी चलेगा। जी पा क्या बेटा? और लेवल 3 से छुटकारा किसको मिलेगा? लेवल 3 में, लेवल 3 किससे मिलेगा? जो ऊपर थे वो तो थे। लेवल 3 मतलब बहुत ही छोटे, एकदम गरीब बिजनेस। अब गरीब बिजनेस एएस 3 अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, कैश फ्लो नहीं, गरीब है, पैसा नहीं है, क्या रिपोर्टिंग करेंगे? एएस 17 इधर बिजनेस करे, काही घंटा सब सेगमेंट नहीं है, जो इधर ही आमची कुठली शाखा नहीं, ठीक है ना? कोई ब्रांच नहीं हमारा, अगर ब्रांचेस नहीं है, सेगमेंट रिपोर्टिंग कहां से करेंगे? समझ में आ रहा है क्या? पक्का? तो एएस 3 से भी छुटकारा देंगे, एएस 17 से भी छुटकारा देंगे। उसके अलावा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, छोटा बिजनेस है, जानते नहीं किसको, कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है, हम और हमारे क्लाइंट, क्लाइंट बेटा, ठीक है ना? हाँ ओके। और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, छोटा बिजनेस है, बंद करके क्या करेंगे? भूखे मरेंगे क्या? समझा? बिजनेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये सब एग्जांपल दे रहा आपको, याद रखने के लिए बता रहा। समझा क्या बेटा जी? याद करो, छोटा बिजनेस है, कैश मेंटेन नहीं करेगा, इतना कैश होता नहीं है। छोटा बिजनेस है, कोई ब्रांच नहीं होता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग भी नहीं होगा। छोटा बिजनेस है, किसी जानता भी नहीं, रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। छोटा बिजनेस है, बिजनेस कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू होगा नहीं। समझा बेटा जी? तो बताओ, एएस 18 और एएस 24 से छुटकारा किसको मिला? लेवल 3 को। समझा क्या? पक्का? और एएस 3 और एएस 17 से लेवल 2 को भी और लेवल 3 को भी। एएस 3 ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एएस 17 में दोनों के लिए ना। अरे कलते का। चलो अभी क्वेश्चन में क्या है? एएस 18, एएस 24, एएस 18 हम किसको जानते नहीं है, एएस 24 बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, बिजनेस करते चलेंगे। ओके, पर एक कौन का लेवल, ऐसे कौन लेवल 3 बोलता है? समझा क्या? पक्का? अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 बेटा सेगमेंट रिपोर्टिंग का, बेटा ये प्रैक्टिकल बेटा क्वेश्चन है, इसको कट करो बेटा, क्योंकि ये बताने से बेटा जी, इसको बताने के मुझे बेटा जी आपको बेटा एएस बेटा 17 के बेटा, सॉरी एएस बेटा, सॉरी एएस बेटा 17 मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट बताने पड़ेंगे बेटा जी। ये बेटा क्वेश्चन करो, मैंने पहले बताया। देखो अभी मुझे होता, अभी तो इतने से बच्चों 5 एग्जाम क्वेश्चन देखे, ये फर्स्ट बच्चे प्रैक्टिकल लगा कर, एक नहीं करोगे कोई भूचाल नहीं आएगा। ओके, कोई ये बोलता है सर आज से नहीं करवाते, भाई नहीं करवाता, ठीक है बेटा जी। ओके, अगर लगता है मुझे नहीं आता, नहीं आता, जो समझना समझो बेटा, जो समझना समझो बेटा जी, लेकिन करने करने, ठीक है ना? अगले अटेम्प्ट में आने की गारंटी है क्या? समझा क्या? नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 7। अब ये लॉजिकल है बेटा, ये लॉजिकल है। इंडेस 20 गवर्नमेंट ग्रांट का एस आपको नहीं पता है, बट लॉजिक लगाओ, इसको पढ़ो आराम से, देखते जो कॉमन सेंस।
एकदम लॉजिकल, एकदम कॉमन सेंस करने का। इंड एस 20 क्या होता है? ना आपको पता ना मुझे पता है, ना तुम जानो ना मैं जानो, ठीक है? ओके, इंड एस 20 क्या बोल, किसके बारे में? गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में। अब गवर्नमेंट ग्रांट क्या हो सकता है? अबे गवर्नमेंट ग्रांट का मीनिंग बस मीनिंग बता। गवर्नमेंट ने चंदा दिया होगा तुम लोगों को, ग्रांट मतलब क्या है? चंदा, गवर्नमेंट चंदा दिया आपका, क्या ठीक है? मीनिंग समझ में आ रहा है बेटा जी गवर्नमेंट ग्रांट का? अब लॉजिक लगाएंगे। गवर्नमेंट ग्रांट की बात चल रही है। गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ऐसा गवर्नमेंट ग्रांट जो किस टाइप का है? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप एक बिजनेस कर रहे हो, जो कॉमन सेंस बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला ओंकार 1000 रुपए रख, ऐश कर। गवर्नमेंट बोला ओंकार 1000 रुपए रख, ऐश कर। अब बताओ ओंकार, गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दिया वो आपके लिए इनकम एक्सपेंडिचर है? इनकम ही ना भाई, पैसा आ रहा है ना, इतना सोचने की बात क्या है? गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया ना, पैसा मिला तुमको, तुम्हारे लिए क्या है? इनकम है। बचपन में स्कॉलरशिप मिली होगी गलती से, लाइफ को अच्छा काम किया उसने, कहा स्कॉलरशिप मिलेगी अपने को, ठीक है नालायक को, ठीक है ना? होता बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके, तो बेटा हाँ बेटा, गवर्नमेंट बेटा ग्रांट जो होता है, तुमको पैसा मिल रहा है ना, वो तुम्हारे लिए क्या है? इनकम है। तुम्हारे लिए क्या है? इनकम है। आपको याद होगा मैंने क्लास में बताया था, इनकम के दो टाइप होते हैं, रेवेन्यू या फिर कैपिटल। रेवेन्यू या फिर क्या होता है? कैपिटल। ऑल रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर टू पीएनएल। रेवेन्यू कहां पे शो होता है? पीएनएल। और कैपिटल कहां पे शो होता है? बैलेंस शीट। अब ओंकार, आपको गवर्नमेंट ने 1000 रुपए दिए, ग्रांट दिया, आपने पूछा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आपने मुझे 1000 रुपए क्यों दिया? गवर्नमेंट बोला भाई कुछ नहीं यार, तू बिजनेस कर, इस 1000 रुपए से तू कुछ रॉ मटेरियल खरीद ले, इस 1000 रुपए से तू एम्प्लॉय की सैलरी पे कर, इस 1000 रुपए से तू कुछ पता है कि मतलब कुछ थोड़ा सा मतलब कुछ और अच्छा काम कर ले, मशीन खरीद ले। तो बिजनेस चलाने के लिए आपको ग्रांट दिया, अगर ग्रांट आपको बिजनेस चलाने के लिए दिया तो इसका नेचर क्या होगा? रेवेन्यू। इसका नेचर क्या होगा? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू ग्रांट आप कहां पे शो करोगे? पीएनएल अकाउंट में। रेवेन्यू ग्रांट कहां पे शो करोगे? पीएनएल के क्रेडिट साइड में। और वही अगर गवर्नमेंट ने आपको दिए 1 करोड़, कितने दिए? 1 करोड़। आप पूछो क्या बात, 1 करोड़ दे रहे हो बिजनेस करने के लिए? 1 करोड़ मुझे दे रहे? 1 करोड़ इतना भारी? ठीक है, गवर्नमेंट बोलते भाई कुछ भारी नहीं है। गवर्नमेंट बोलते हम तेरे को 1 करोड़ देंगे, बट वापस नहीं रे, सुन ना बेटा, हम तेरे को 1 करोड़ देंगे पर इसके बदले हमें तुम्हारे कंपनी में 15% इक्विटी चाहिए, हमें स्टेक चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं? हम तुम्हें पैसा दे रहे, ग्रांट दे रहे, बट एज अ प्रमोटर दे रहे। आज क्या दे रहे? प्रमोटर दे रहे। एज अ प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बेटा आप में स्टेक एक्सपेक्ट कर रहा है, और प्रमोटर ने, ओनर ने जो पैसा दिया वो आपका रेवेन्यू इनकम है, कैपिटल इनकम है। शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया, रेवेन्यू होता है कैपिटल होता है? कैपिटल। वो कैपिटल इनकम है, इसके लिए कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी में। याद आ रहा है क्या? कैपिटल कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट। इनकम भी क्या आता है? क्रेडिट। लायबिलिटी भी क्या आता है? क्रेडिट। ये पता है क्या? हमने क्लास में डिस्कस किया था, इनकम भी क्या होता है? क्रेडिट। लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। तो भाई साहब अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट अगर रेवेन्यू नेचर का मिला तो कहां पर जाएगा? पीएनएल। गवर्नमेंट ग्रांट बच्चों कौन सा मिला है? कैपिटल नेचर का मिला है, तो कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी में। अब यहां पे क्या बोला बच्चों? गवर्नमेंट बेटा ग्रांट, बच्चों गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिला है, कैसे बच्चों मिला है? ऑफ द नेचर ऑफ क्या बोला है? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। जैसे शब्द आएगा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए। रेवेन्यू कैपिटल, कैपिटल कहां पर जाएगा? पीएनएल है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में। एसेट है, लायबिलिटी, लायबिलिटी में। देखो ऑप्शन में दिख रहा है, it is to be credited directly to the capital reserve। कैपिटल रिजर्व ये कहां पे होता है? बैलेंस शीट, लायबिलिटी में होता है। बैलेंस शीट बच्चों क्या होता है? लायबिलिटी में होता है। समझा बेटा जी? पक्का। ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। समझा क्या? ऑप्शन बी में क्या है? टू बी रिकॉग्नाइज एज अ इनकम ओवर पीरियड का मतलब क्या है? उस समय में इनकम पकड़ो। जो उस समय का इनकम मतलब क्या होता है? पीएनएल। जो उस समय का इनकम है, जो इस साल के इनकम है, कहां जाएगा? पीएनएल। हमें इस समय के इनकम पकड़ना है या लॉन्ग टर्म पकड़ना है? लॉन्ग टर्म मतलब बैलेंस शीट,
लाइबिलिटी में नाम क्या है, कैपिटल रिजर्व, नाम कुछ भी होने दो, हमको लाइबिलिटी साइड पता है, वहां से हम गेस कर लेंगे। समझा बेटा जी? अभी समझ आ रहा है बेटा जी? पक्का? मतलब बेटा हर बार एएस का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने का, समझा क्या? शोले समझा क्या? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। और बेटा बोलूं क्या एग्जाम में, बेटा बोलूं कि एग्जाम बेटा कॉमन से बहुत जरूरत है बेटा, मेरा खुद का हिस्सा बता रहा हूं बच्चों, किससे बताता हूं जो मुझे याद है। मैंने बेटा सीए का बच्चों नहीं, अभी सीए फाउंडेशन होता है, बट उसके पहले सीपीटी हुआ करता, पहले बच्चों क्या था, सीपीटी हुआ करता था। मैंने ऐसे ही मतलब था क्या बेटा, मजाक मजाक में सीपीटी देने का फैसला किया था। अरे सीरियस बता रहा हूं, मतलब हाँ नहीं बता रहा हूँ। तो बेटा मतलब मैं साइंस साइड से हूँ, इंजीनियर हूँ, तो बेटा तब मैं अकाउंट नहीं पढ़ाता था, ना कुछ एफएम बड़ा पढ़ाता, ना क्वेश्चन बड़ा पढ़ाता, तब मैं सिर्फ पढ़ाता मैथ्स पढ़ाता था। मैथ्स अभी पढ़ाता हूँ मैं राइट ना। तो बेटा मैथ्स अपने ओनली एक ही क्या रहता है, साइंस का बंदा मैथ्स तो आएगा, बाकी और घंटा कुछ नहीं आता था अपने को। अकाउंट के भी नहीं पता था, सच्ची बता, मतलब तब मेरे को सीए क्या होता है, सीएस क्या वो भी नहीं पता था मेरे को, राइट ना। तो फिर क्या हो, तो ऐसे मतलब सीए देने की इच्छा थी, उस सीए को मैथ्स पढ़ाता था मैं, राइट ना। तो फिर शाहपुर भी देते ट्राई करते, ओके। तो बहुत बार क्या आता तब स्टार्टिंग में क्या आता था, लोग ऐसे पूछते थे, तब कुछ बार ऐसा होता ना कि यार मतलब बहुत स्टार्टिंग लेवल पे थे रे, अपनी कोई से औकात भी नहीं थी अपनी, राइट ना। लोग पूछे आपकी डिग्री क्या है, तो बोला मैं इंजीनियर हूँ। तो अब इंजीनियर हो और सीए को बढ़ाते हो, हट ये फालतू आदमी, समझा क्या? मतलब तब बोलते सच्ची बताता है, आज अभी डिग्री बता नहीं पड़ती, फर्क नहीं पड़ता, समझा? आज अभी खुद को इतना प्रूव किया, समझा जी, राइट ना। आज बेटा बोलो कि आज कितने भले मतलब छोड़ कंपेरिजन नहीं कर रहा था क्या, यहाँ पे भले जो भी सीएस रहेगा वो जितना पढ़ा था हम भी उतना कैलकुलेट पढ़ा सकते हैं बेटा, क्या खुद को बड़ा प्रूव किया बेटा, नॉलेज बड़ा मैटर करता है। लेकिन उस टाइम पे क्या लोग जज करते थे, और तब बहुत छोटा भी था यार, अब तो बुढ़े हो गए हम लोग, ओके। हाँ हाँ। अरे सुनो कहानी फोकस करो बेटा, तब बेटा क्या था, बहुत छोटा भी था, बस मैं बता रहा हूँ, मतलब देखो बेटा ये जो बता रहा हूँ, जो एग्जाम्पल देता रहा ये बेटा लाइफ का मेरा एग्जाम्पल, ये आपको लाइफ में हमेशा एग्जाम पेपर में बेटा मैंने, ये आपको एग्जाम पे बहुत काम आएगा जो बता रहा हूँ आपको। तब उस समय का बहुत छोटा भी था, लोग पूछते थे, तो मैंने यार नहीं यार, अब मैं तब कुछ दिल को लगा यार अपने को भी सीए करना चाहिए, ऐसे इज्जत का फल होता है, लोगों से पूछते इंक्वायरी के लोग आते हैं, जब इंक्वायरी के बैठता था आप क्या करते हो, मैं तो इंजीनियर हूँ, आप सीए को बढ़ाते हो, तो बहुत ऐसे इज्जत जाहिर लगता था, अपने को सीए करना चाहिए। फिर मतलब सीपीटी बच्चों मैंने पूछा यार मैं कर सकता, बोले सर कुछ नहीं होता है आप ट्राई कर लो। सीपीटी देने का फैसला किया, 4 सब्जेक्ट थे, अकाउंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। मैथ्स आता था यार, तो मैथ्स तो मतलब आराम से जमता था अपने को, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट थे, मैक्रो माइक्रो, नहीं क्या वो डिमांड सप्लाई, मतलब वो क्या माइक्रो होता है, डिमांड सप्लाई मतलब माइक्रो होता है ना, वो मेरे को बहुत मस्त लगता था, ऐसे भारी डिमांड सप्लाई मार्केट इतना भयंकर कमांड था, मतलब मस्त लगता था मेरे को, वो सेल्फ मैंने पढ़ा समझा मेरे को और बहुत मस्त लगता था। फिर लॉ की पढ़ाई की, थोड़ा बहुत लॉ में तब उसका कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट बहुत मस्त लगता था, पार्टनरशिप था, सेलापुर ऑप्शन में था। पार्टनरशिप तो मैंने एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ा था, नेक्स्ट डे पेपर था, रात अगले दिन पेपर एक दिन पर रात भर में पार्टनरशिप पढ़ा था मैंने सिर्फ, रात को मुझे याद है रात को 11 से लेकर सुबह 3 बजे तक पार्टनरशिप पढ़ा था मैंने, जितना पढ़ा दिमाग में घुस गया था जितना, ओके पार्टनरशिप पढ़ा था। तो ऐसे वो कभी कहानी सुनाऊंगा मैं बाद में आपको, राइट ना। तो बेटा जी मैं अकाउंट की कहानी बता रहा हूँ, मतलब लाइक जो मैंने अकाउंट के बहुत सारे बच्चों को लगता है ना सर हम लोग साइंस साइड के, डर लगता है अकाउंट का, सर हम बताया क्या सीएस वाले हमें प्रैक्टिकल से डर लगता है, डरने का नहीं, भिड़ने का बिंदास। तो मेरा ऐसे हुआ था, अकाउंट की जब पढ़ाई मैंने शुरू किया, साइंस का बंदा हूँ मैं, पहले बेटा जी को मैंने जर्नल पढ़ना शुरू किया, जर्नल में क्या डेबिट क्रेडिट थोड़ा सा वो क्या रियल अकाउंट पर्सनल होता है समझा मेरे को, राइट ना, तब समझा। तो फिर मैंने लेजर पढ़ना शुरू किया, लेजर में क्या था कि जो जर्नल में डेबिट है लेजर में क्या आता है क्रेडिट, जो जर्नल में क्रेडिट है लेजर में क्या आता है डेबिट, ऐसा दिमाग की वाट लगी है ना, बोले क्या चल रहा है, मतलब अपना मैथ्स इजी भाई, 2 + 3 करो तो भी 5 आता है, 3 + 2 करो तो भी 5 आ जाता है, और 6 महीने से करो तो भी 5 आता है, राइट ना। ये अकाउंट में क्या है ठीक है ना, क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट, ठीक है ना। और कई के लिए करे वो भी समझ में आता नहीं था, कि सेल्फ ही पढ़ रहा था, मैं सब सेल्फ ही पढ़ रहा था, राइट ना। तो क्यों कर रहा क्या कुछ झिपता नहीं था, राइट ना। तो फिर मैंने बोला यार अकाउंट बुक फेंक दिया, सच्ची बता रहा सीरियसली बोल रहा हूँ। तो फिर क्या था एग्जाम के बताया क्या, फिर 1 महीना पहले यार मतलब अभी करना तो पड़ेगा, तो एग्जाम फेल हो जाएंगे, पढ़ना पड़ेगा। फिर अकाउंट थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, जिनको मेरा सिलेबस पढ़ा होगा ऑलमोस्ट सीपीटी फाउंडेशन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है ना, आप बिलीव नहीं करोगे तब मैंने बेसिक बेसिक पढ़ा था। अभी मैं क्या मैंने नहीं पढ़ा था बता रहा हूं मैं आपको, कंपनी अकाउंट नहीं पढ़ा था। अब बेटा आज मैं कंपनी को इश्यू पढ़ा था तब मुझे घंटा कुछ आता नहीं था मेरे को, कंपनी अकाउंट नहीं पढ़ा था मैंने, पार्टनरशिप नहीं पढ़ा था, राइट ना। उसके बाद पार्टनरशिप नहीं पढ़ा था, उसके बाद रेटेशन एरर नहीं पढ़ा था, उसके बाद फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे सीपीटी पास होने के बाद में मुझे बैलेंस शीट बनाता, तब मुझे बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी का वो भी नहीं पढ़ा था मेरे को, सीपीटी पास हुआ तब भी, राइट ना, वो भी नहीं पढ़ा था। उसके और भी चैप्टर मुझे याद नहीं आ रहा मेरे को, इन्वेंट्री नहीं पढ़ा था। आप समझ सकते हो मतलब कि ये सब मेन चैप्टर समझा क्या बेटा जी, राइट ना। तो कुछ 2-3 चैप्टर किए थे। अब सोचो कि इतने चैप्टर मैंने किए थे, 60 मार्क अकाउंट पेपर था, मैंने कैसे फेस किया होगा।
अकाउंट पेपर में के लिए गया, अकाउंट बेटा पेपर के लिए जस्ट सेंटर के बाहर गया, सेंटर के उधर गया था तो मेरे स्नेहा नाम की मेरी स्टूडेंट थी, राइट ना, स्नेहा नाम की मेरी स्टूडेंट थी, राइट ना। तो हम सब पढ़ाई के साथ में बैठते थे। स्नेहा पूछा सर पढ़ाई हुई क्या आपकी, मैंने बोला सर कुछ नहीं हुआ। तो सर डिप्रेशन क्या, डिप्रेशन चैप्टर बहुत ईजी है, बोला कुछ नहीं आता स्नेहा मेरे को। तो स्नेहा ने मुझे क्या कहा, बस एग्जाम सेंटर बाहर ना 10 मिनट ऐसा बोला डिप्रेशन में ये SLM मेथड होता है, WDU मेथड, समर डिजिट, उसे बस फटाफट मुझे बता दिया, राइट ना। जितना उसे बताया सुन के लिया। एग्जाम में क्या बिलीव नहीं करोगे, मैंने कॉमन सेंस लगा डिप्रेशन के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, 6 क्वेश्चन आए थे। मैं हिम्मत नहीं आ रही, मैं बता रहा हूँ, और बेटा फैक्ट बताओ, मैं फेंकने के लिए फेंक रहा हूँ, मैं खुद के लाइफ में बता रहा हूँ। पर मेरे लाइफ के कुछ मेरे प्रिंसिपल होता है क्या, हिम्मत नहीं हारने का, लड़ना मत लड़ना है लाइफ में, कुछ भी हो लड़ना लड़, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फेल होंगे ना यार, ज्यादा ज्यादा क्या होगा लाइफ में, कुछ नहीं, लोग पता गाली देंगे, ठीक है ना, लेकिन हिम्मत तो दिखाएंगे ना अपन, राइट ना। तो मैं डिप्रेशन 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। फिर क्वेश्चन पार्टनरशिप का, मैंने पार्टनरशिप कुछ पढ़ा नहीं था, मैथ्स अच्छा था। तो पार्टनरशिप में क्या था, 2 पार्टनर से तीसरा पार्टनर आया तो नया रेशियो क्या होगा, एडमिशन नया रेशियो क्या होगा। फिर सैक्रिफाइसिंग, मुझे तब सैक्रिफाइस पता नहीं था, पिता सैक्रिफाइस का मीनिंग पता था, मतलब क्या है चला, मतलब सैक्रिफाइस मतलब क्या है जो है, और बाद में कितना कितना पार्ट चला गया। मैंने कॉमन सेंस यूज किया, वो सॉल्व किए। तो पार्टनरशिप का अटेम्प्टेड 4 to 5 क्वेश्चन, पार्टनरशिप कभी किया भी नहीं था, स्टिल आई अटेम्प्टेड। बाकी गुडविल के उस समय समझते गुडविल आता नहीं था, वो छोड़ दिया मैंने, राइट ना, लेकिन ऐसे रेशियो के समय सॉल्व किया। कंपनी अकाउंट, बेटा कंपनी बेटा अकाउंट बताया, कंपनी बेटा अकाउंट ना मुझे आता नहीं था, लेकिन जब ये बच्चे पढ़ते थे ना उस टाइम मुझे अभी याद है क्या, एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, हाँ चलो। तो चलो मैं काम करो बेटा, अभी पहले चैप्टर खत्म करो, स्टोरी बाद में सुनाता हूँ, कल सुनाता हूँ। अरे पर इससे माइक का इशू हो जाएगा। अरे बस मैं शॉर्ट में स्टोरी स्टोरी बेटा शॉर्ट में निपटाता हूँ, मैं शॉर्ट में निपटाता हूँ अभी। बस मैंने कहने मतलब आप सोचो मैं इतना मैंने नहीं किया था, बस मैंने कॉमन से बेटा क्वेश्चन, कॉमन से आते क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और हिम्मत से किया था। तब बेटा मुझे अभी याद है अकाउंट में आउट ऑफ 60 आई स्कोर 45 मार्क, कुछ नहीं आते अभी, समझाया क्या बेटा, नहीं पार्टी की बात नहीं नालायक, लेकिन मैं बता रहा था क्या मतलब उसका बड़ा एक ही बड़ा मोटो था क्या, लाइफ में आपको कभी नहीं आता है, गिव अप मत करना, जस्ट कीप ऑन फाइटिंग। तो बहुत बार ऐसा होता ना, बच्चे बोलते समय पढ़ाई नहीं हुई पेपर नहीं दूंगा, पढ़ाई नहीं, ऐसा होता है क्या, हम बता कुछ नहीं करें, हमें कुछ नहीं आता, रोते बेटे, रोने का नहीं रे, गिव अप करना, क्या होगा ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फेल होंगे ना, अगला अटेम्प्ट तो है ना, वैसे भी नहीं दोगे तो भी अगला अटेम्प्ट देने का चाहिए, दिया तो भी अगला तो बेटर, इसलिए एटलीस्ट हिम्मत लड़ो बेटा,
अगर कुछ अच्छा हो तो अच्छा भी हो सकता है बेटा जी, राइट ना? यस। चलो अब बेटा ना, चलो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा जी, अब चैप्टर खत्म करते हैं, इसके लिए मैंने स्टोरी शॉर्ट में निपटाया, नहीं तो चैप्टर रह जाएगा अपना। AS3 एंड AS अभी पढ़ा था बेटा, AS3 एंड AS किसके अप्लीकेबल नहीं है? लेवल 2 के लिए अप्लीकेबल नहीं, याद है क्या? लेवल 2 को भी एग्जाम्शन दिया था। AS3 मतलब कौन है? कैश फ्लो, 70 सेगमेंट रिपोर्टिंग। लेवल 3 को भी एग्जाम्शन दिया। और SMC में क्या? SMC कौन याद है क्या? पर्सन कंपनी, फिर डोनर कंपनी। सुनो आंसर बच्चों, ऑल ऑफ दिस। अभी इंडेक्स पढ़ो, चलो फटाफट। नालायक को याद है, मैंने बताया था ये, अबे पढ़ाया था नालायक को। AS1 में याद है क्या? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम AS1 क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाने चाहिए। इंडेक्स क्या बोलता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाने नहीं चाहिए। इसका प्रोहिबिट क्या था ना? ऑप्शन सी आएगा। अबे मेरे माइक के बैठे लो, तुम तो बोल सकते हो ना, बोलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन 4 के सभी ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, तो बेटर। और 1% चार्ज कर लेता हूँ, 1 मिनट। क्या क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज SMC? ऐसे मतलब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी? अब अभी कौन से SMC पूछा? SMC है या नहीं है? है। ऑप्शन ए, एक्स लिमिटेड हैज अपॉइंटेड मर्चेंट बैंकर टू प्रिपेयर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। बेटा अगर यहां पे उसे मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू बेटा करने के लिए, तो कहीं नहीं कि बेटा यहाँ पे लिस्टिंग के बच्चों कतार में। आपको याद है क्या? जो कंपनी का लिस्टिंग होने जा रहा है वो SMC में नहीं आएगा, तो ये SMC नहीं है। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में क्या है? टर्नओवर क्या है? 55 CR है। का टर्नओवर क्या 50 CR के ऊपर है? SMC नहीं है, यही पे कट गया। ऑप्शन सी याद है क्या? अगर आप लिस्टेड कंपनी के कोनो, अगर आप किसी देखो, अगर जेड लिमिटेड ने लिस्टेड कंपनी के 51% शेयर एक्वायर के, अगर आप किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर करते हो तो आप क्या बनते हो? होल्डिंग। अगर आप लिस्टेड कंपनी के होल्डिंग हो तो भी SMC नहीं हो। बट 50 पर ज्यादा शेयर एक्वायर का मतलब क्या हो गया? होल्डिंग कंपनी। बच्चों लिस्टेड के बच्चों कौन है? होल्डिंग हो। SMC में नहीं, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। ऑप्शन डी में देखो, टर्नओवर 55 करोड़ है, बट 55 CR में 5 CR कौन है? अदर इनकम है। बिजनेस का इनकम 50 CR है, अदर इनकम 5 CR है, बिजनेस इनकम 50 CR है। तो बेटा SMC के लिए क्या है? लास्ट ईयर का टर्न 50 CR है, ऊपर नहीं बचे 50 चलेगा बेटा जी। फिर बेटा का लोन कितना? 10 CR, अप टू लिमिट क्या? ऑप्शन कौन सा आएगा?
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इंड एस 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन 2 को ध्यान से पढ़ना। चलो बच्चों देखो, रवि बच्चों लिमिटेड ने बच्चों गुड्स बेटा परचेस किए थे 40 लाख। कितने बच्चे गुड्स थे? 40 बच्चे गुड्स थे। 40 लाख के बच्चों गुड्स में से 75% माल बिक गया। कितना माल नहीं बिका? 25%। 40 लाख में से बेटा 75% माल बिक गया। बेटा कितना बच्चों नहीं बिका? 25%। जो माल नहीं बिका कौन है? क्लोजिंग स्टॉक है। तो 40 लाख बेटा कॉस्ट था। 40 लाख में से 25% मतलब 10 लाख कॉस्ट का स्टॉक बचा है। और बेटा हमें क्या बोला है? कंपनी ने बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी डिस्क्लोज की है? 10 लाख। आपको बताना है क्या है? एज पर एएस 2 क्लोजिंग स्टॉक की करेक्ट वैल्यू क्या? कंपनी क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है? 10 लाख। वो सही भी हो सकता है फिर गलत, हमको सही बताना बेटा जी। कंपनी कैलकुलेशन कैसे क्या? 40 लाख का स्टॉक था, 75% माल बिक गया। कितना नहीं बिका? 25%। मतलब कितना हो गया? 10 लाख। वो उन्हें क्या बोला? क्लोजिंग वैल्यू बोला। लेकिन हम बोले भाई ऐसा नहीं होता है। जो स्टॉक था ना बेटा जी, उस स्टॉक का सेल वैल्यू कितना है? 11 लाख। सेल वैल्यू मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू। स्टॉक का बेटा मार्केट वैल्यू 11 लाख था, बट जब मार्केट में बेचोगे ना तो हमें उसके एजेंट को क्या देना पड़ेगा? कमीशन। बोलो वो स्टॉक बेटा मार्केट में कितने बच्चे बिकता है? 11 लाख में। 11 लाख पे एजेंट को 10% का कमीशन देना पड़ेगा। वो कमीशन देने के बाद हमारे हाथ में कितना आ रहा है? 9.9 लाख ना। अगर मैं स्टॉक बेचने के लिए जाऊंगा, मैं स्टॉक बेचने के लिए जाऊंगा, स्टॉक कितने में बिक रहा है? 11 लाख में। पर स्टॉक बेचते वक्त मुझे 10% कमीशन देना पड़ रहा है। तो 11 लाख में से 10% कमीशन पे करने के बाद में मेरे हाथ में कितना आ रहा है? 9.9। तो जितना मेरे हाथ में आ रहा है उसी को हम बोलते मार्केट वैल्यू, या इसी को हम बोलते एनआरवी। मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कितना नेट रियलाइज हो रहा है वही तो कौन? मार्केट वैल्यू। जी पक्का। अब बताओ स्टॉक का कितना है? लाख। वैल्यू 9.9 विच इज कितना? 9.9। समझा क्या? क्वेश्चन 2 समझा गया बेटा जी? क्वेश्चन 2 बेटा AS2 बेटा क्या बोल रहा है? इन्वेंट्री का क्लोजिंग वैल्यू क्या आएगा? कॉस्ट और मार्केट विचर इज लोअर। कॉस्ट कितना बच्चा होता? 10 लाख। मार्केट 9.9, विचर इज लोअर। कितना बच्चा आएगा? 9.9। इसे बच्चा ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 3 में क्या है? AS2 प्रोवाइड्स फॉर रिवर्सल ऑफ WDV
ऑफ इन्वेंट्री टू। नहीं बेटा, इसका बेटा आंसर बेटा जो ऑप्शन बी। अब ये क्या है मत पूछो, अभी इसको बताना बहुत मुश्किल है बेटा जी, बस ऑप्शन बी को टिक मार करो बेटा जी। ओके बेटा, इन्वेंट्री को लिखेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। अब रिप्लेसमेंट का कॉस्ट क्या होता है अभी छोटा बेटा आपका, इसका वो अभी बताना मुश्किल है, राइट ना? क्या? हाँ वही नहीं नहीं, रिप्लेसमेंट को ऐसे नहीं होता बेटा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिक मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई स्टॉक है, वो स्टॉक खत्म होने का है, राइट ना? उस स्टॉक को अगर नए स्टॉक से अगर आप फिल करना है, तो मार्केट में जो दाम पे आपको अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब मान लो मेरे पास एक पेन है, एक इंच पेन है, एक इंच पेन है, राइट ना? एक इंच पेन है, वो पेन मतलब पेन का प्राइस 10 रुपये। आप बोले सर मुझे पेन चाहिए, मैं तो बेटा मेरे पास एक इंच पेन है। बोला सर लेकिन मुझे चाहिए, मैं तो बेटा ये पेन अगर तो आपको चाहिए ना, मैं 20 में दूंगा। आप बोलते तो 20 में क्यों सर, कॉस्ट है 10 रुपये। मतलब बेटा ये पेन मैं आपको दूंगा, मुझे नया पेन लाना पड़ेगा, नया पेन मार्केट से लाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए मुझे 20 देना पड़ेगा। तो इस पेन का रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है, 20 है। मैं आपसे कितना बेटा लूंगा, 20 लूंगा। तो मैंने बुक्स का पेन का कॉस्ट कितना लिखा बेटा जी, 20 में रिप्लेसमेंट। बाकी आपको ताड़ मत लो इसका, ठीक है? एंड ऑफ द चैप्टर। बाय बाय, ठीक है ना बेटा? सुनो अब नालक सुनो बेटा जी, ये चैप्टर बेटा अभी बेटा यहीं पे खत्म हो जाता बेटा, राइट ना? और सुनना बच्चों, कल बेटा सैटरडे, कल शाम को 7 बजे इस पे आपकी टेस्ट होगी टेलीग्राम बेटा जी, टेलीग्राम चैनल इंस्पायर बेटा एकेडमी पे। कल शाम को 7 बजे चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 ये दोनों पे बेटा पेपर शेयर किया जाएगा बेटा जी, टेलीग्राम चैनल पर पेपर आएगा, समझा क्या? कल शाम को 7 बजे, शार्प 7 बजे पेपर शेयर किया जाएगा। कल शाम को केवाई का लेक्चर नहीं है, पूछा सर किधर गए करके। और सुना बेटा जी, शायद से बेटा मैं संडे को केवाई सेशन ले सकता हूं, संडे को बेटा जी मैं कल बेटा डिटेल में बताऊंगा। संडे सेशन हो गया फिर नहीं होगा बेटा जी, मोस्ट बेटा संडे को टेक द केवाई बेटा जी, ठीक है? चलो बाय।